Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be continuing the chapter Making of a Global World, which is the fourth chapter of your history textbook. Okay, so अभी तक हम काफी कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में. कुछ टॉपिक्स इसके रिमेनिंग है and then we'll be discussing the questions and answers. So last topic that we had completed was the Great Depression. एंड उसी से रिलेटेड टॉपिक था कि इंडिया पे क्या असर पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन का. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पोस्ट वॉर सेटलमेंट. ठीक है, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कवर कर ली थी लास्ट लेक्चर में. नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर ये मेंशन्ड है. ठीक है, सो लेट्स रीड. The Second World War broke out a mere 2 decades after the end of the First World War. ठीक है, it was fought between the Axis powers, that is the Nazi Germany, Japan and Italy, and the Allies, that is Britain, France, the Soviet Union and the US. So ये दो major blocks थे जिनके बीच Second World War हुई थी. So you have to remember these major countries. The Second World War was different than earlier wars. There were more civilian casualties in this war and many important cities were devastated beyond recognition. इस पॉइंट इसमें ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यादा लॉस हुए थे आर्मी पर्सोनल के. ठीक है, आर्मी मैन के. ठीक है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शन था, जो लॉस था, वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड और लार्ज स्केल था. इसमें आर्मी मैन तो डिस्ट्रॉय हुए ही हुए थे, साथ में सिविलियंस मतलब नॉन आर्मी पीपल, नॉर्मल सिटीजन्स एंड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी. ये बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत लार्ज स्केल. ठीक है, द वॉर कॉज एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डेवस्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन. रिकंस्ट्रक्शन प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट. ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब वॉर के बाद रीबिल्डिंग द सोसाइटी. ऑब्वियसली अगर इतना लार्ज स्केल डिवेस्टेशन हो रहा है तो जो रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगी. ठीक है, सो ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंट्रोडक्शन. The recovery after the Second World War was influenced by two important factors. First, the emergence of the US as the dominant economic, political and military power in the West. And then transformation of the Soviet Union from an agrarian economy into a world power. It had made a huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transformed itself from a backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression. तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी दो मेजर पावर्स आपकी इमर्ज होके आई. एक तो यूएस एंड एक था सोवियत यूनियन, जिसको पहले जो सोवियत यूनियन था, नाउ इट इज कॉल्ड रशिया. ठीक है, वो डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया बन गया था. तो अब ब्रिटेन की जो स्ट्रांग पावर, जो स्ट्रांग होल्ड था वर्ल्ड में, वो टूट गया था. नाउ दीज टू पावर ब्लॉक्स एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, एंड स्पेशली सोवियत यूनियन का मेंशन यहाँ ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी से, एग्रेरियन मतलब जो प्रॉपरली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, एग्रेरियन इकोनॉमी से ग्रो करते करते एक वर्ल्ड पावर बनी थी. मतलब उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की थी. ठीक है, Now the world leaders met and discussed to work for post-war recovery. They focused on two main objectives which can be summarized as follows. तो क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब सब कंट्रीज चाहती थी कि जो भी डिवेस्टेशन, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है उसको कंपेंसेट किया जाए और इकोनॉमीज को, सोसाइटीज को रिबिल्ड किया जाए. सो दे मेट एंड उन्होंने दो मेन प्रिंसिपल्स, दो मेन आइडियाज एनालाइज किए, कंक्लूजन निकाला कि फर्स्ट क्या था, preservation of economic stability and full employment in the industrial world should be there. ठीक है, इसका मतलब an industrial society based on mass production cannot be sustained without mass consumption, but to ensure mass consumption there was a need for high and stable incomes. Incomes could not be stable if employment was unstable. Thus stable incomes also required full employment. Also governments would have to step in to minimize fluctuations of price, output and employment. क्या कहना चाह रहे हैं ये, उन्होंने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को कंक्लूजन निकाला कि हमें अगर डेवलपमेंट चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तो मास प्रोडक्शन इज एसेंशियल. ठीक है, मास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ला सकती है, बट अगर मास प्रोडक्शन है तो साथ में क्या होनी चाहिए, मास कंजम्पशन भी. जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिमांड तो होनी चाहिए, तभी तो गुड्स प्रोड्यूस करने का फायदा है. तो यही लिखा है, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन
कैनॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजम्पशन फर्स्ट, ठीक है। बट मास कंजम्पशन अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है? इनकम्स पे, ठीक है। लोग कंज्यूम कब करेंगे? जब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। सो मास कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन स्टेबल इनकम्स। आई जस्ट हाईलाइट द पॉइंट्स। mass production, mass consumption, and mass consumption ultimately depends on high and stable incomes, and high and stable incomes ultimately किस पे डिपेंड करती हैं? फुल स्केल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट पे, स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो ये एक साइकिल है जो कि इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। नाउ and the government would have to step in to minimize fluctuations of price, output and employment, ठीक है। कि जो मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस मतलब अप एंड डाउन चल रहा है प्राइसेस में, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, उसको कंट्रोल कौन कर सकता है? ओनली दी गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकेंड पॉइंट क्या था? कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंस of the outer world on the flow of the capital, goods and labor so that the goal of full employment could only be achieved। इसका क्या मतलब है कि अभी तक जो कॉलोनीज रूल होती आई थी, ठीक है, वो मेनली क्या चाहती थी कि उनके रिसोर्सेज पे, ठीक है, और उनकी कैपिटल पे, उनके लेबर पे आउटर वर्ल्ड का ज्यादा कंट्रोल ना रहे, अब वो अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, ताकि उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो लेबर है, कैपिटल है, वो उनकी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज हो सके। सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द पोस्ट वॉर सेटलमेंट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। ये आपको इकोनॉमिक्स में भी काम कर सकता है और हिस्ट्री इस चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट है ही, तो प्लीज इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली क्या था कि आफ्टर वॉर बहुत कंट्रीज की इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही डेवास्टेटेड थी, डिस्ट्रॉयड थी, ठीक है, ऑलमोस्ट हर कंट्री डेट में थी, ठीक है, और उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रीबिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ। यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, यूएसए। ब्रेटन वुड्स इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड द IMF, दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आपने नाम सुना भी होगा। This organization was established to deal with external surpluses and deficits of its members, ठीक है। तो IMF क्यों बनाई गई थी कि जो भी इसको ज्वाइन करेगा, जो भी इसके मेंबर्स बनेंगे, उनके इकोनॉमी में जो भी सरप्लस या डेफिसिट की प्रॉब्लम आ रही है उसको डील करने में ये उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। भले ही वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे या फिर ऐसी एडवाइस, वर्बल एडवाइस दे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री कुछ एडवाइस दे, डॉक्यूमेंट्री हेल्प दे, जो भी है डिफरेंट तरीके से ये अपने मेंबर्स को हेल्प करेगा फाइनेंशियल स्फेयर में, ठीक है। नाउ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाज आल्सो सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। IBRD कहते हैं इसको, ठीक है। दिस इज पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जब ये सेटअप हुआ था तो इसका नाम IBRD था। टुडे इट इज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर ऑफन रेफर्ड टू एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और समटाइम्स द ब्रेटन वुड ट्विंस, ठीक है। तो ये दोनों को इकट्ठा मिला के हम कहते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस और ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि दोनों वहीं पे एस्टैब्लिश हुए थे। कौन कौन? IMF एंड वर्ल्ड बैंक या IBRD। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो इसके आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कि ये रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा कंट्रीज की, ठीक है। द पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो रेफर टू एज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ब्रेटन वुड्स जगह पे ये दो बड़ी बॉडीज बनी और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए जिससे हमारी जो वॉर के बाद जो कंट्रीज में डेवस्टेशन हुई थी उसको हम रीबिल्ड कर सकें, ठीक है, कंट्री को रीबिल्ड कर सकें, सोसाइटी एंड इकोनॉमी को रीबिल्ड कर सकें। सो ब्रेटन वुड्स में मेनली आपका ये था, ठीक है। अब हुआ क्या, ये बॉडीज बन गई। नाउ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक बिगैन देयर ऑपरेशंस in 1947. Western industrial powers controlled the decision making in these institutions. The US still has an effective veto right over key decisions made by these institutions. आप कह सकते हैं ये इनका एक फ्लॉ भी है, मतलब नेगेटिव पॉइंट भी है कि आज भी ये जो बॉडीज हैं इनमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है मेन
वो मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में है, मतलब जो मोर पावरफुल कंट्रीज हैं। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस पावर इटसेल्फ के उनके पास इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो और पावरफुल हो गई है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है इसका। नाउ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट फॉर करेंसीज। ऑब्वियसली द डॉलर वॉज एंकर्ड टू गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड एंड अदर करेंसीज वर लिंक्ड टू डॉलर एट फिक्स रेट्स। मतलब सिंस उनको फाइनेंशियल स्फीयर में डील करना है तो उन्होंने अपना एक रेट डिसाइड कर लिया। ठीक है, कि $1 जो होगा 1 ounce ऑफ गोल्ड विल बी पेग्ड टू $35 एंड अकॉर्डिंगली बाकी सब करेंसीज को उन्होंने डॉलर से लिंक कर दिया। ठीक है, नाउ द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। तो देखते हैं, अब ये बॉडीज बन गई दोनों, अब देखते हैं कि एक्चुअली फिर क्या इसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, कि क्या डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई और अगर हुई तो कहां पर हुई। ठीक है, देखते हैं। Now the Bretton Woods system started an era of unprecedented economic growth in the Western industrial nations and in Japan. So please note down Western industrial nations and Japan. ठीक है, Japan is not in West. Between 1950 and 1970, the world trade grew annually at 8%, and incomes grew at nearly 5%. Unemployment rate averaged less than 5%. आपको ये सब फैक्ट्स अगर आप याद रखें ना रखें, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि हर चीज में हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट गिर गई, इनकम्स बढ़ गई, एंड वर्ल्ड ट्रेड बढ़ गई, and unemployment rate averaged less than 5% in most of the industrialized countries during this period, which speaks about the stable nature of economic growth during this period. Now, these decades also saw worldwide spread of technology and enterprise. Developing countries were in a hurry to catch up with the advanced industrial countries. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में तो डेवलपमेंट काफी फास्ट पेस पे हो रही थी। तो ऑब्वियसली जो डेवलपिंग नेशंस है, आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। सो जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे वर इन अ रेस। ठीक है, कि हम भी वी शुड ऑल्सो ट्राई टू कैच अप विद द डेवलप्ड कंट्रीज दैट आर डेवलपिंग एट अ फास्ट पेस। ठीक है, देयरफॉर दे इन्वेस्टेड, दे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, they invested vast amounts of capital importing industrial plant and equipment featuring मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में तो डेवलपमेंट हो ही रही थी, डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो ट्राइड टू कैच अप, और उन्होंने भी काफी ज्यादा स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन द डेवलपिंग डायरेक्शन। ठीक है, ये स्टेप्स थे उनके, वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करना, इंडस्ट्रियल प्लांट्स इंपोर्ट करना एंड इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डीकॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। सो हमें कॉलोनाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है। तो डीकॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी रूलर्स रूल कर रहे हैं, कॉलोनीज को रूल कर रहे हैं, फाइनली वो उनको फ्रीडम दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रीज को फ्रीडम मिल रही है, कॉलोनीज को फ्रीडम मिल रही है। ठीक है, Within 2 decades after the Second World War, many colonies became independent and emerged as new nations, including India. These countries were in deep economic trouble because of their long history of exploitation. So this is a very obvious fact कि जो भी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया थी या फिर आपकी इंडोनेशिया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, वियतनाम जिसका हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी, तो जब उनको फाइनली इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, अपने कॉलोनियल मास्टर्स से, ऑब्वियसली उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड था, क्योंकि उनके जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने बहुत सारे उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, सो देयर इकोनॉमी वाज इन डीप ट्रबल। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस वर नॉट इन अ पोजीशन टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ दीज न्यू नेशंस, क्योंकि इन सबकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेब्ट में थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड थी, इसीलिए जो हमने इंस्टीट्यूशंस पढ़े ऊपर, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो सब एक साथ सब नेशंस की, इन सब नेशंस की जिनको अभी फ्रीडम मिली है, इन सब नेशंस की डिमांड को एक साथ केटर कर सकें। ठीक है, अभी वो पॉसिबल नहीं था। मीनवाइल यूरोप एंड जापान क्विकली रीबिल्ड देयर इकोनॉमीज एंड दस ग्रीव इंडिपेंडेंट फ्रॉम द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये ऊपर भी हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइज नेशंस एंड जापान दे वर वेरी क्विक इन रीबिल्डिंग देयर इकोनॉमी। सो उनको वर्ल्ड बैंक और IMF से बाद में ज्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादा कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी।
From the late 1950s, the Bretton Woods institutions began to shift their focus on developing economies of the world. मतलब डेवलपिंग में मेनली आपकी मेजरली यही इकोनॉमीज आती थी जिनको अभी नई नई इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है. Now, these institutions were under the control of former colonial powers. Hence, most of the developing countries still ran the risk of being exploited by the former colonial powers in the name of development. This is developing countries. Some typing mistake. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इन बॉडी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो मेनली डिसीजन मेकिंग पावर है, ये अभी भी किसके हाथ में थी, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड और वेस्टर्न नेशंस हैं और जो कि यूरोपियन, जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो कॉलोनियल पावर्स रह चुकी हैं. तो अगर अभी भी पावर उनके हाथ में है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज इन इंस्टीट्यूशन से हेल्प ले रही है, तो ऑब्वियसली उनको रिस्क रहेगा कि हमारे ऊपर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें एक्चुअली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, वही लोग जिन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया था, वही कॉलोनियल कंट्रीज. अभी भी उनको रिस्क था कि इन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से अभी भी हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को ये एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है. सो अभी भी इनको ये डर था कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ये जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, जो कि इन इंस्टीट्यूशंस में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, अभी भी ये हमको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं. इवन आफ्टर मेनी ईयर्स of decolonization, the former colonial powers still controlled vital resources such as minerals and land in many of their former colonies. अभी भी मतलब उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी सेट की थी कॉलोनियल पावर्स ने फ्रीडम देते वक्त कंट्रीज को, कि कुछ रिसोर्सेज पे तब भी उनका राइट रहेगा कि हम आपके नेशन को तो फ्रीडम दे रहे हैं, बट कुछ रिसोर्सेज पे वी स्टिल हैव द राइट टू यूज. Large corporations of other powerful countries, for example the US, also often manage to secure rights to explore developing countries' natural resources very cheaply. क्योंकि ये डेवलप्ड नेशंस थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, काफी एडवांस थे, सो दे हैड ऑल द मीन्स टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ द डेवलपिंग नेशंस. पैसा बहुत था उनके पास, इन्वेस्टिंग कैपिटल बहुत थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, मैन पावर था. सो दे हैड ऑल द मीन्स टू एक्सप्लॉइट द डेवलपिंग कंट्रीज इन वेरियस मीन्स, बाय वेरियस मीन्स. Now these countries, these मतलब developing countries, these countries organize themselves into, ये बहुत important है, G77 group, group 77 to demand why, क्यों organize किया इन्होंने, क्यों ये group बनाया, to demand new international economic order. They wanted real control over their natural resources, fairer prices for raw materials and better access to the markets in the developed world. वो क्या चाहते थे कि उनकी कंट्रीज के जो रिसोर्सेज अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं, वो चीज खत्म हो जाए, ठीक है. और क्या चाहते थे, उनके जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके फेयर प्राइस हों, ठीक है, कि कोई ये जो प्राइसिंग की अप एंड डाउन है, कोई भी कंट्री इसको डोमिनेट ना करे, फेयर प्राइसिंग चले. एंड बेटर एक्सेस टू द मार्केट्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है, कि जहां वो अपने गुड्स और सर्विसेज बेच सकें, सप्लाई कर सकें, वो मार्केट उनके लिए ज्यादा ओपन हो जाए, ठीक है, जो कि अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज के कंट्रोल में थी, ठीक है. बेसिकली वो क्या चाहते थे कि डेवलप्ड कंट्रीज का जो कंट्रोल उसके ऊपर बना हुआ है, मार्केट के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर और उनके रिसोर्सेज के ऊपर, डेवलपिंग कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज, वो खत्म हो जाए. सो दैट इज वाई दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ ग्रुप कॉल्ड G77. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, end of Bretton Woods and beginning of globalization. So globalization economics में भी आपका proper chapter है, and I think all of you are familiar with the term globalization. So देखते हैं. From the 1960s onwards, US finances and competitive strength was weakening because of its rising cost of overseas involvement. Dollar could not maintain its value in relation to gold. Thus the system of fixed exchange rate collapsed and the new system of floating exchange rate began. ये आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं. बेसिकली आप ये समझ लीजिए बस कि डॉलर की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे घटने लगी, ठीक है, वो अनस्टेबल होने लगी, ठीक है. नाउ फ्रॉम द मिड 1970s द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज्ड इन मेनी वेज. कैसे, यू हैव टू मेमोराइज इट, आप नोट डाउन कीजिए. अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज कुड टर्न
to international institutions for financial assistance. Now, they were forced to borrow from Western commercial banks and private lending institutions. So, first point ये है कि पहले तो वो ये जो जैसे IMF था या वर्ल्ड बैंक था, इनसे बोरो कर सकते थे, पर अब दे वर फोर्स्ड, ठीक है, कि आप जो ये वेस्टर्न नेशंस हैं, उनके बैंक्स हैं, उनसे बोरो कीजिए. दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस, लोअर इनकम्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. ठीक है, ऑब्वियसली अब ये जो बैंक्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, इनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट थी, वो हार्श थी थोड़ी. Many African and Latin American countries suffered from such crisis. The industrial world was also hit by unemployment that began rising from the mid-1970s and remained high until the early 1990s. ठीक है, हम ये क्या पढ़ रहे हैं कि 1970s के बाद से मिड 1970s के बाद क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वर्ल्ड को फेस करनी पड़ी. From the late 1970s, MNCs also began to shift production operations to low-wage Asian countries. ये बहुत important point है. अगर आपने आउटसोर्सिंग वर्ड सुना है, ये भी अगेन इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा टॉपिक आपका. तो आउटसोर्सिंग का ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो गया. ये क्या ट्रेंड था कि एशियन कंट्रीज में जहां पर उनको चीप लेबर, चीप वर्कफोर्स अवेलेबल थी, चीप रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न एमएनसीज ने, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या स्टार्ट कर दिया कि वो अपना जो काम है इन एशियन कंट्रीज में आउटसोर्स कर देते. आउटसोर्स मतलब जो भी प्रोडक्शन होना है वो इन कंट्रीज में होना है, गुड्स सर्विसेज कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर उनको चीप लेबर मिल रही है, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती थी. ठीक है, और प्रॉफिट बढ़ जाता था ऑफकोर्स. China had been cut off from the world economy since its revolution in 1949. Now it came back. China began to follow new economic policies and came back into the fold of world economy. Collapse of the Soviet Union, जो कि हमने पढ़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज अ पावर इमर्ज हुआ था, 1990s में वो कोलैप्स हो गया था. Collapse of the Soviet Union and that of Soviet-style communism in many Eastern European countries brought many countries into the fold of the world economy. Wages were quite low in countries like China. ये अगेन आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट आपको ये बता रहे हैं. लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील, फिलीपींस, मलेशिया एक्सेट्रा, जितनी भी मेनली ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर ऑब्वियसली लेबर जो है, वर्कफोर्स जो है, वो थोड़ी चीप रेट्स पे होती है. These countries became preferred sourcing destinations for many MNCs. अगेन सोर्सिंग मतलब MNCs ने क्या स्टार्ट कर दिया कि अपना जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का काम है, वो इन कंट्रीज को देना शुरू कर दिया ताकि उनकी कॉस्ट कम लगे. ठीक है, क्योंकि वहां चीप लेबर अवेलेबल थी. इंडिया हैज ऑल्सो इमर्ज्ड एज द मोस्ट प्रेफर्ड हब फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ. ये आई थिंक हम सबको पता है बीपीओस. ठीक है, इन द लास्ट 2 decades मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैव ग्रोन एट अ रैपिड पेस एंड इंडिया, चाइना एंड ब्राजील आर द लीडिंग एग्जाम्पल्स. ठीक है, इसी वजह से कि वहां पर चीप लेबर अवेलेबल है और इस चीप लेबर को यूटिलाइज करने के लिए जो एमएनसीज हैं वो अपना काम यहाँ पर आउटसोर्स कर देती हैं. सो दिस इज इट फॉर द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. बट बिफोर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए 2-3 बार, तभी आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट आप करेंगे तो आपको इजी लगेगा. ठीक है, now we move on to the questions and answers. First question, देखिए भाई इसमें कुछ एग्जांपल्स बहुत कुछ आंसर्स बहुत स्ट्रेट हैं और कुछ थोड़े से एनालिटिकल हैं जिनके लिए आपको थोड़ी सी सोचने की रिक्वायरमेंट होगी और जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक में नहीं मिलेंगे. सो प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज गिव 2 examples of different types of global exchanges which took place before the 17th century, choosing one example from Asia and one from the Americas. तो ये इजी क्वेश्चन है, आप अगर चैप्टर की बिगनिंग में जाएंगे तो आपको इजीली ये आंसर मिल जाएगा. Examples of the different types of global exchanges which took place before the 17th century are: first, textiles, spices, Chinese pottery were exchanged by China, India and Southeast Asia in return for gold and silver from Europe. तो ये एशिया का आपका एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, 2 बोला है ना उन्होंने कि एक तो आपका एशिया का होना चाहिए एंड एक अमेरिका. So first ये, and second, gold and foods such as potatoes, soya, groundnuts, tomatoes and chilies were first exported from the Americas to the Europe. And ये अमेरिका का हो गया आपका.
ठीक है. नाउ सेकेंड, explain how the global transfer of disease in the pre-modern world helped in the colonization of the Americas. ठीक है, तो आप याद कीजिए मैंने आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ाया था. ठीक है, कि कैसे यूरोप से स्मॉल पॉक्स ट्रांसपोर्ट हुआ था अमेरिका में, और कैसे अमेरिका की पॉपुलेशन को इफेक्ट किया था उसने, और कैसे यूरोपियंस को हेल्प किया था अमेरिका को कॉन्कर करने में इस डिसीज ने. तो उसी के बारे में आपको लिखना है इसमें. The global transfer of disease in the pre-modern world helped in the colonization of the Americas because the Native American Indians were not immune to the diseases that the settlers and colonizers brought with them. The Europeans were more or less immune to smallpox, but the Native Americans having been cut off from the rest of the world for the millions of years, had no defense against it. These germs killed and wiped out whole communities, paving the way for foreign domination. Weapons and soldiers could be destroyed or captured, but disease could not be fought against. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो लास्ट में इन्होंने लिखी है. ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको एज इट इज ये जो लाइन है ये एनालिसिस के लिए आ सकती है. ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? वेपन्स एंड सोल्जर्स कुड बी डिस्ट्रॉयड और कैप्चर्ड बट डिसीजेस कुड नॉट बी फought अगेंस्ट. इसका क्या मतलब है कि यूरोपियंस अगर सिर्फ वेपन्स और सोल्जर्स लाते अमेरिका को कॉन्कर करने के लिए तो शायद अमेरिका फाइट बैक कर पाता, क्योंकि अमेरिका भी वेपन्स और सोल्जर्स ले आता इन ऑर्डर टू फाइट बैक. बट यूरोपियंस ब्रॉट अ डिसीज, दे ब्रॉट अ डिसीज विद देमसेल्व्स. तो इसीलिए इट वाज डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट अ डिसीज जिसके लिए इम्यूनिटी नहीं है लोगों के पास. ठीक है, तो इसीलिए इट वाज इजी टू कैप्चर अमेरिका बाय द यूरोपियंस. अब ये 5 पार्ट हैं. राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो मैंने इफेक्ट्स के साथ साथ थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड भी दे दिया इनमें. सो कुछ आपको आते होंगे, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं ऑलमोस्ट सारे. सो लेट्स सी वन बाय वन. द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉज. सो याद कीजिए कॉर्न लॉज क्या थे. ठीक है, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया है कि कॉर्न लॉज क्या थे, कब पास हुए. अंडर प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट्स ऑफ कॉर्न. ठीक है, ब्रिटेन में जब ये हमारी फूड डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है, तो जो लैंडेड लोग थे, जो जमींदार लोग थे वहां के, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कॉर्न तो हमें थोड़े कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, सो प्लीज बैन द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न. सो द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉ. सो दिस वाज द कॉर्न लॉ. इफेक्ट क्या हुआ? The British government's decision to abolish the corn laws was because the inflow of cheaper agricultural crops from America and Australia. Many English farmers left their profession and migrated to towns and cities. Some went overseas, and this indirectly led to global agriculture and rapid urbanization. That was a prerequisite for industrial growth. ये मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है कि क्या इसका रिजल्ट रहा, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने विड्रॉ भी कर लिया था. ठीक है, नाउ बी पार्ट आपका है द कमिंग ऑफ राइंडरपेस्ट टू अफ्रीका. राइंडरपेस्ट जो कैटल डिसीज थी, ठीक है, याद कीजिए, तो उसका क्या असर पड़ा. राइंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका in the late 1880s. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. Now, ये थोड़ा ब्रीफ दिया है मैंने. राइंडरपेस्ट स्प्रेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लाइक द फॉरेस्ट फायर. क्या हुआ उससे, इफेक्ट क्या हुआ? द कमिंग ऑफ द राइंडरपेस्ट टू अफ्रीका caused a lot of livelihood loss, caused a loss of livelihood for countless Africans. क्यों? If you remember from the lecture, Africans were mainly dependent on land and cattle for their livelihood. ठीक है, so Britishers ने क्या किया, उन्होंने कैटल को टारगेट बनाया एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैटल एपिडेमिक, अ डिसीज, जिसकी वजह से अबाउट 90% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट. सो द अफ्रीकन्स वर फोर्स्ड टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Now, using this situation to their advantage, colonizing the nations conquered and subdued Africa by monopolizing scarce cattle resources to force Africans into the labor market. ठीक है, so ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ. Agriculture. Now, third part. The death of men of working age in Europe because of the World War. इसके इफेक्ट बताने हैं हम. ठीक है,
तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रेफर टू द लेक्चर फर्स्ट, कि उसमें आप इस टॉपिक को ढूंढिए. So most of the victims of the World War belong to young generations of working men. As a result, it reduced the workforce in Europe. मतलब वॉर में वो लड़ने जाते थे. So and they died there of course. So क्या हुआ कि जो बैक होम उनकी जो वर्कफोर्स थी, वर्किंग मैन की पॉपुलेशन थी, वो घट जाएगी of course. Thereby reducing household income. The role of women increased and led to demand for more equality of status. It made the feminist movement stronger. Women started working alongside men in every field, and women and youngsters became more independent and free with long-term effects. Because working men की population कम हो रही थी, इसलिए now women had to step out in order to earn the livelihood. And because they stepped out in order to earn, उनकी थोड़ी freedom बढ़ गई, ठीक है, उनको थोड़ी independence मिलने लगी, ठीक है. So this was the effect. We move on to the D part. ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है डी पार्ट आपका. द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी. द इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी. ओके. द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया वॉज फेल्ट स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ये आपको लेक्चर में एज इट इज मिल जाएगा. So I'll just read it out briefly. It was evident that Indian economy was closely becoming integrated due to global economy. India was a British colony and exported agricultural goods and imported manufactured goods. Fall in agricultural price led to reduction of farmers' income and agricultural export. And ये भी मैंने आपको बताया था कि despite of the falling prices, the government refused to reduce the revenue. ठीक है. The government did not decrease their tax, so many farmers and landlords became more indebted to money lenders and corrupt officials. It led to a great rural unrest in India. However, the depression proved less grim for the urban dwellers in India. With falling prices, many urban landowners who received rents and salaried people found the life much easier. So, rural farmers के लिए especially the depression was quite grim, but urban dwellers के लिए it was not that difficult because they received regular incomes or rents. ठीक है. So next last part है आपका. The decision of MNCs to relocate production to Asian countries. ये जो मैंने आपको अभी लास्ट में टॉपिक कराया है, ठीक है, आउटसोर्सिंग का, वो पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है, कि क्या इफेक्ट था उसका. इन द लास्ट 2 decades, many MNCs have relocated production to Asian countries because of low wages in these countries. This new trend has increased. क्या इफेक्ट है इसका? Obviously, it has increased employment in countries like India, China, Brazil, Philippines, Malaysia, etc. This has also helped in increasing the disposable income of people and in increasing demand. तो काफी बहुत बड़ी चेन है, ठीक है. As a result, countries like India and China and Japan have emerged as major economic forces in the world economy. ठीक है, क्योंकि इन लोगों की इन कंट्रीज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है आउटसोर्सिंग की वजह से, इनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं. Give 2 examples. Next question. Give 2 examples from history to show the impact of technology on food availability. So आप अगर थोड़ा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा लेक्चर से. So let's discuss the answer. 2 examples from history to show the impact of technology on food availability were: first, faster railways, lighter wagons मतलब जो vehicles कैरी करते हैं, and larger ships help transport food more cheaply and quickly from production units to even faraway markets. ठीक है, railways इंट्रोड्यूस हुई and lighter vehicles इंट्रोड्यूस हुए and ships इंट्रोड्यूस हुई जब बड़ी, तो obviously it became easier to transport large quantity of food, ठीक है, from one place to another at a cheaper price first. And next आपको पता ही होगा, refrigerated ships help transport perishable foods such as meat, butter and eggs over long distances. Perishable मतलब जो over time खराब हो सकते हैं, that can get spoiled, ठीक है, अगर उनको ज्यादा देर रखा जाए. So refrigerated ships ने उनकी shelf life बढ़ा दी, ठीक है, इन foods की, जो भी perishable food items थे. अब it became possible to transport them over large distances, long distances at a cheap price. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने लास्ट में डिस्कस किया है लेक्चर में। द ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट was finalized in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA। ये मैंने आपको बताया था। It established the International Monetary Fund and the World Bank to preserve global economic stability and full employment in the industrial world. These institutions also dealt with external surpluses and deficits of member nations, ये सब बताया है मैंने आपको, and financed post-war reconstructions। ठीक है, जो भी आपके कंट्री मेंबर कंट्रीज में डेफिसिट्स एंड सरप्लस हैं उसको देखना, एंड वॉर के बाद जो वो सोसाइटी और इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के प्रोसीजर्स हैं उसमें उनकी हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस है, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द फॉलोइंग। फर्स्ट, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज within international economic exchange. Find one example of each type of flow which involved India and Indians and write a short account of it. So if you remember, 3 टाइप के flows जो हमने पढ़े थे, trade, human capital and capital. So the 3 types of movements or flows within the international economic exchange are trade, human and capital. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल फ्लो को आप इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हो। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, माइग्रेशन ऑफ लेबर। ठीक है, तो मतलब ट्रेड फ्लोज का क्या मतलब है, ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, माइग्रेशन ऑफ लेबर। एंड कैपिटल फ्लो का क्या मतलब है, फाइनेंशियल लोन्स टू एंड फ्रॉम अदर नेशंस। इंडिया, अब हमें इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा है। इंडिया वॉज अ हब ऑफ ट्रेड in the pre-modern world and it exported textiles and spices in return for gold and silver from Europe। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेड फ्लो इंडिया का। क्या आइटम ट्रेड में एक्सचेंज होते थे। ठीक है, क्या क्या लिखा है आपका, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस। ठीक है, in return for gold and silver। down, many different foods such as potatoes, soya, groundnuts, tomatoes, chilies, sweet potatoes came to India from the Americas। तो ये भी आपका ट्रेड फ्लो हो गया। नाउ इन द फील्ड ऑफ लेबर, ह्यूमन कैपिटल में देखते हैं। ठीक है, ये तीनों हमें बताने हैं। इन द फील्ड ऑफ लेबर, इंडेंचर लेबर वॉज प्रोवाइडेड फॉर माइन्स, प्लांटेशंस एंड फैक्ट्रीज अब्रॉड इन ह्यूज नंबर्स इन द 19th century। दिस वॉज द एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलोनियल डोमिनेशन बाय द ब्रिटिश। तो सेकेंड हमारा ये हो गया। तो फर्स्ट हमने ये ट्रेड फ्लो कर लिया, सेकेंड हमारा ह्यूमन कैपिटल। क्या ह्यूमन कैपिटल में था, इंडेंचर्ड लेबर, जो मैंने आपको लेक्चर में भी समझाया था अच्छे से, प्रोवाइडेड फॉर माइन्स, प्लांटेशन एंड फैक्ट्रीज अब्रॉड। ठीक है, तो यहां से लोग माइग्रेट किए थे बाहर काम के लिए एज इंडेंचर्ड लेबर्स। लास्टली, ब्रिटेन टुक जेनरस लोन्स फ्रॉम USA टू फाइनेंस द वर्ल्ड वॉर। सिंस इंडिया वॉज एन इंग्लिश कॉलोनी, impact of these loans debts was felt in India too. British government increased taxes, interest rates and lowered the prices of products it bought from the colony. Indirectly but strongly this affected Indian economy of people। ये आपका थर्ड क्या हो गया, कैपिटल के ब्रिटेन ने जो भी लोन्स लिए थे उसको मीट करने के लिए, उसको मीट आउट करने के लिए उसने पैसा कहां से सोर्स किया, अपनी कॉलोनीज से। एंड इंडिया वॉज वन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने इंडिया में क्या किया, पैसा ज्यादा विड्रॉ करने के लिए, इंक्रीज टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स इट बॉट फ्रॉम द कॉलोनी। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स वो खुद खरीदता था कम रेट पे खरीदता था, एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए एंड टैक्सेस बढ़ा दिए, रेवेन्यूज बढ़ा दिए, एंड कॉमन डे प्राइसेस के इंडियंस के लिए प्राइस, कॉमन डे आइटम्स के प्राइसेस भी बढ़ा दिए थे। सो इंडिया का बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो जा रहे थे। नाउ आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आई जस्ट डिस्कस इट। फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। हम सबको पता है कि देयर वाज अ ग्लट, ठीक है, इन द मार्केट। ग्लट का मतलब मैंने आपको बताया था ओवर प्रोडक्शन। So agricultural overproduction was a major problem during the 1920s. More supply of farm produce resulted in lower price. जब भी आपकी सप्लाई बढ़ेगी मोर देन डिमांड, तो प्राइस हमेशा कम हो जाएगा उस कमोडिटी का, ठीक है। Farmers tried to compensate by producing even more. This created a glut of farm produce in the market.
leading to further fall in prices, and palm produce rotted because of lack of buyers. So this was the first cause. Second, prosperity in the USA during the 1920s created a cycle of higher employment and incomes. It led to rise in consumption and demands. More investment and more employment created tendencies of speculations which led to the Great Depression. क्या कहना चाह रहे हैं वो के ग्रेट डिप्रेशन से पहले हमने पढ़ा था लेक्चर में भी कि बहुत ज्यादा डिमांड और कंजम्पशन बढ़ गई थी यूएसए में, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई थी, तो लोगों की डिमांड एंड कंजम्पशन भी बढ़ गई थी. इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, ठीक है, एंड मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड टेंडेंसीज ऑफ स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का मतलब है रिस्क, एक तरह से रिस्क टेकिंग एबिलिटी लोगों की बढ़ गई थी, रिस्क फैक्टर बढ़ गया था, ठीक है. इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिली ग्रेट डिप्रेशन को इमर्ज होने में, ठीक है, कि लोगों ने बहुत ज्यादा अपना अमाउंट ऑफ मनी स्टेक पे लगा दिया था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स. ये मैंने आपको बताया ही था. मेनी यूरोपियन कंट्रीज हेवीली डिपेंडेंट ऑन यूएस लोन्स, बट द यूएस लेंडर पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल. जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई इकोनॉमिक स्फेयर में, वैसे ही यूएस ने क्या किया, यूएस ने अपने लोन्स विड्रॉ कर लिए. In the first half of 1928, US loan amounted to $1 billion, but within a year, it was just $250 million. Withdrawal of US loan affected many countries in various ways. Obviously, अगर वो loans withdraw कर लेगा, तो जो भी countries उस पर depend कर रही है, उन पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा. Stock market crashed in 1929. It created panic among investors and depositors who stopped investing and depositing. As a result, it created a cycle of depreciation. You all know about stock market. तो 1929 में वो एकदम से क्रैश कर गई. एंड अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए तो इट कैन इफेक्ट द होल वर्ल्ड, होल इकोनॉमी एट अ वेरी वाइड लेवल. फेलियर ऑफ द बैंक्स. Some of the banks closed down when people withdrew all their assets, leaving them unable to invest. Some banks called back loans taken from them at the same dollar rate. In spite of the failing value of dollar, it was worsened by British change in policy to value pound at the pre-war value. क्योंकि यूएस ने लोन्स विड्रॉ कर लिए थे, उससे भी वर्ल्ड वाइड करेंसीज और बैंक्स पे बहुत असर पड़ा था, ठीक है. बैंक्स बिकेम बैंकरप्ट एंड दे स्टार्टेड शटिंग डाउन, ठीक है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन. Explain what is referred to as the G77 countries. In what ways can G77 be seen as a reaction to the activities of the Bretton Woods twins? G77 मैंने आपको बताया ही था. G77 countries is an abbreviation for the group of 77 countries that demanded a new international economic order, a system that would give them मतलब developing countries, real control over their natural resources without being victims of neo-colonialism, that is a new form of colonialism in trade practiced by the former colonial powers. तो ये neo-colonialism क्या था, नया टर्म है आपके लिए, कि पहले colonialism वो डायरेक्टली कर रहे थे कंट्रीज को रूल करके. अब neo-colonialism वो कैसे कैरी आउट कर रहे थे colonial countries? They were trying to exploit the resources of the developing nations indirectly, ठीक है. So this was neo-colonialism. तो G77 countries इसलिए ग्रुप हुई थी इकट्ठे because they wanted कि neo-colonialism की प्रैक्टिस बंद हो जाए. Now the G77 can be seen as a reaction to the activities of the Bretton Woods twins because these two institutions were designed to meet the financial needs of industrial and developed countries and did nothing for the economic growth of former countries and developing nations. क्या कहना चाह रहे हैं वो कि ये जो institutions बनाए गए थे, ठीक है, इनका एक्चुअल मोटिव क्या होना चाहिए था? टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलप्ड कंट्रीज एंड बट दे डिड नथिंग फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज एंड डेवलपिंग नेशंस. व्हाट आई वांटेड टू से वाज इनको एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना था, ठीक है, बट इनका जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में आ गया? डेवलप्ड नेशंस के हाथ में. सो दे डिड नथिंग. They did nothing for the economic growth of former colonies and developing nations. ठीक है. So this is it for this chapter and the questions and answers. So थोड़ा बड़ा चैप्टर है, so आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से. एंड ये क्वेश्चंस के इफ यू रिवाइज द चैप्टर 2-3 टाइम्स, इसके बाहर भी अगर कोई क्वेश्चंस आए, you will be able to easily attempt. ठीक है. So thank you so much for watching. I hope you understood all the concepts and we'll be back with the next lecture soon. Thank you.